यूट्यूब चैनल मेडिकल नर्सेस। आज की क्लास है हमारी ESIC के लिए, जिनके एग्ज़ाम के लिए ओनली 1 मंथ बचा है। 7 जुलाई को पेपर होने वाला है। और जैसे आप लोग चैनल पे देख रहे हैं कि अभी आपको ANM के पेपर जो भी अवेलेबल हो रहे हैं या CHO के या कोई और जो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो रहे हैं, उन सभी के पेपर आपको चैनल पर अपडेट किए जा रहे हैं। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को, यदि आपको क्लासेस अच्छी लगती हो तो बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस करके रखें ताकि आपकी क्लासेस मिस ना हो पाएँ। आज की क्लास में हम मेनली फोकस करने वाले हैं कम्युनिटी पर और OBG बेस्ड क्वेश्चन पर। जो आपकी क्लासेस होंगी ये आपकी, जैसे आपका 7 जुलाई को पेपर होने वाला है तो आपकी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेंगी। ANM वालों के लिए भी क्लासेस स्टार्ट हैं तो आप लोग वो भी ज़रूर देखा कीजिए। और जो पेपर्स रहते हैं जिस भी लैंग्वेज में होते हैं, स्पेशली हिंदी में है तो हिंदी में, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में, उनको चैनल पे अपडेट किया जाता है। आज की क्लास में मैंने आंसर ऐड नहीं किए हैं। डायरेक्ट आपकी जो प्रीमियर क्लास होती है उसमें आपको डायरेक्ट आंसर, आप अपने भी आंसर ऐड कर सकते हैं और जो आंसर होंगे वो भी आपको मैं बताऊँगी। तो आज की क्लास में कोशिश की जाएगी कि मोर देन 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करें। और हमारे चैनल की खासियत यही है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट है जो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको वो ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है आपको, द फ्लूइड रिप्रेजेंट द 2/3 ऑफ द बॉडी वेट। तो कौन सा फ्लूइड है जो हमारे शरीर के 2/3, क्या है, 2/3 हिस्से को बनाएगा। तो 2/3 बॉडी वेट के लिए जो फ्लूइड है वो कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पर ट्रांससेल्युलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर फ्लूइड या फिर एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड। तो कौन सा फ्लूइड होगा जो 2/3 मतलब 2/3 हिस्से को बनाने में काम करेगा? 2/3 फ्लूइड की बात की जा रही है। तो यदि हम बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड की, इसकी यहाँ पे डायरेक्ट मैं आपको लिखते भी जाऊँगी, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की ISF, इसको क्या कहा जा सकता है? ISF। और ये कितना होता है? 3/4। ये कितना होता है? 3/4। फिर आता है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है जिसको हम ICF भी कह सकते हैं। इस नाम से आपको याद रखना, ICF। और ये कितना हो सकता है? तो ये होता है 2/3। कितना? 2/3। 2/3 क्या रहेगा यहाँ पे आपका? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। क्या होगा? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड। और हमारे शरीर का टोटल 70% हिस्सा क्या है? टोटल जो हमारे बॉडी का 60 to 70% क्या होगा? हमारे बॉडी का हिस्सा किससे बनता है? पानी। क्या होगा? पानी। तो यदि हम वेट में पूछें, यही जो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, यदि वजन के बेस पे पूछें तो ये हमारे शरीर का 40%, क्या है, 40% बॉडी वेट किससे भरा हुआ होगा? तो होगा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से। किससे? इंट्रासेल्युलर फ्लूइड से। और इंटरस्टिशियल फ्लूइड की हम बात करें यहाँ पर तो ये कितना होगा? ये होगा आपका 14%। कितना? 14% टोटल बॉडी वेट के। आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में आपको आ सकता है। अब जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें क्या आएगा? सोडियम, मतलब कि यहाँ पे Na एंड पोटेशियम, मतलब कि K। क्या है? सोडियम और पोटेशियम किस में होगा? इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। और यदि हम बात करें सेल मेम्ब्रेन में होने वाले इंटरसेल्युलर फ्लूइड की तो होगा 2/3, 40% हमारे बॉडी वेट के। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको इस तरीके से क्वेश्चंस हैं जो याद रखना है कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आ सकते हैं। और यदि यही हम बात करें, यदि एक एडल्ट पर्सन में हम बात करें तो इंट्रासेल्युलर फ्लूइड में यदि एक एवरेज किसी पर्सन का वजन मान लीजिए कि 70 kg है। कितना है? 70 kg का पर्सन है। कितना है? 70 kg का एक एडल्ट हेल्दी पर्सन है। तो यहाँ पर उसके शरीर में कितना इंटरस्टिशियल फ्लूइड होगा? मतलब सोडियम पोटेशियम है जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो होंगे। और इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कितना होगा? और एक्स्ट्रा सेल्युलर कितना होगा? तो एक्स्ट्रा सेल्युलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड की यदि हम बात करें तो ये कितना होगा आपका? तो यहाँ पर इंट्रासेल्युलर कितना होगा? 28 लीटर। यदि लीटर में हम बात करें, टोटल बॉडी में जो पानी का परसेंट है वो होगा यदि 60%।
तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन है जो आ सकते हैं। तो इंट्रासेलुलर 40% है बॉडी वेट के और एक्स्ट्रा सेलुलर 20% है। इंटरस्टिशियल की बात करें तो 15% होगा बॉडी वेट के और इंट्रावैस्कुलर की बात करें हम तो 5% होगा बॉडी वेट के। ये बॉडी वेट के अकॉर्डिंग है, बॉडी वाटर नहीं है, दो चीज़ें डिफरेंट होती हैं, आपको याद रखना है। यदि 2/3% पूछे बॉडी वेट का तो वो कौन सा फ्लूइड होगा, वो होगा इंट्रासेलुलर फ्लूइड। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप आपको प्रॉपर विजिबल हो, क्योंकि लास्ट 3-4 क्लास से आपके आंसर्स या फिर क्वेश्चंस में कुछ मिस्टेक हो रही थी, कट रहे थे साइड से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, द कैविटी कंटेन्स द यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट एंड रेक्टम। तो कौन सी कैविटी है, क्या है, कौन सी कैविटी है जिसमें आपका यूरिनरी ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड रेक्टम है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है क्रेनियल कैविटी, पेल्विक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी या फिर थोरेसिक कैविटी। कौन सी कैविटी में आपके बॉडी जो ऑर्गन है रहेंगे। बॉडी कैविटीज डोर्सल मतलब बैक साइड और वेंट्रल मतलब फ्रंट साइड। लेकिन यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कौन सी कैविटी है जहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट और रेक्टम है। मतलब कि ये कहाँ पे जाएगा, लोअर साइड में जाएगा। ना तो अभी आपका थोरेसिक होगा, ना एब्डोमिनल होगा, ना क्रेनियल होगा। क्रेनियल मतलब यहाँ पे आपके ब्रेन से रिलेट करता हुआ हो गया। क्लियर है। एब्डोमिनल मतलब यहाँ पे आपके स्टमक वगैरह आएंगे। थोरेसिक मतलब आपका चेस्ट वाला एरिया हो गया। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, पेल्विक कैविटी। ये सभी कहाँ के ऑर्गन है, ये सभी पेल्विक कैविटी में रहेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे शरीर की कैविटीज, क्रेनियल कैविटी, देखिए इस इमेज को थोड़ा और छोटा करते हैं। तो ये रही यहाँ पे क्या, क्रेनियल कैविटी, थोरेसिक, स्पाइनल, एब्डोमिनल और पेल्विक कैविटी। तो पेल्विक कैविटी में कहाँ के ऑर्गन होंगे, जो लोअर साइड के ऑर्गन होंगे वो यहाँ पे आपका यूरिनरी ब्लैडर हो जाएगा, पेल्विक हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे, सब किस में आएंगे, पेल्विक कैविटी में। एब्डोमिनल में, स्पाइनल में। अब ये देखिए यहाँ पर हमारे बॉडी की जो कैविटीज़ हैं, तो यदि क्रेनियल कैविटी की हम बात करें मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका ब्रेन, क्या होगा ब्रेन। स्पाइनल कैविटी में क्या होगा, स्पाइन। थोरेसिक में आपका मतलब चेस्ट से रिलेट करता हुआ हो गया, क्या हो गया, चेस्ट हो गया। तो थोरेसिक में आपका आएंगी प्लूरल, प्लूरल का मतलब यहाँ पे लंग्स, प्लूरा क्या है, लंग्स की जो कवरिंग है। तो थोरेसिक कैविटी में आपका चेस्ट वाला एरिया आएगा। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, लंग्स हो जाएगा, ट्रैकिया हो जाएगा, ईसोफेगस हो जाएगा, हार्ट हो जाएगा और ग्रेट वेसल्स हो जाएंगी। ये याद रखें, थोरेसिक मतलब चेस्ट, और चेस्ट में क्या होगा आपका लंग्स होगा, ट्रैकिया होगा, ईसोफेगस, हार्ट और ग्रेट वेसल्स। अब यहाँ पे आपका आता है एब्डोमिनल कैविटी या फिर एब्डोमिनल कैविटी और एब्डोमिनो पेल्विक की बात करें तो एब्डोमिनल में आपका आएगा लीवर, स्टमक, पैंक्रियास और इंटेस्टाइन। यहाँ पे किस में आएंगे, एब्डोमिनल एरिया में। अब यहाँ पर एब्डोमिनो पेल्विक दोनों एक साथ कहा जाता है, तो यहाँ पे पूरे ऑर्गन हो जाएंगे। पेल्विक में आपका ब्लैडर हो जाएगा, पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और वेंट्रल सरफेस का मतलब क्या होता है कि फ्रंट साइड वाला हिस्सा हमारे शरीर का, और डोर्सल मतलब कि बैक साइड वाला। जैसे आप एंटीरियर और पोस्टीरियर पढ़ते हैं वही सेम, पोस्टीरियर मतलब कि डोर्सल साइड और वेंट्रल मतलब कि फ्रंट साइड और एंटीरियर। क्लियर। तो यहाँ पे यदि आपको एग्जाम में पूछ लें यूरिनरी ब्लैडर की जगह आपको लिखते हैं कि हार्ट, लंग्स, ये कहाँ पे होंगे आपके, तो आपके जाएंगे किसमें, थोरेसिक कैविटी में। यदि आपको स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन बता दें, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे आपका स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड पैंक्रियाज, ये वाले ऑर्गन आपके आ जाएं तो किस में आएंगे, एब्डोमिनल में। अब यहाँ पे मेनली आपका जो हार्ट और लंग्स है वो किस में आएंगे, थोरेसिक में। पेल्विक में पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, प्रोस्टेट, रेक्टम आएंगे। और जो यहाँ पे क्रेनियल कैविटी है, क्या है, जो यहाँ पे क्रेनियल कैविटी है तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, ब्रेन। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे हम। वेयर आर लिम्फोसाइट्स फॉर्म्ड। तो लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनेंगी,
ऑप्शन में है यहाँ पर क्रेनियम, बोन मैरो, ट्रेबिक्युला या फिर स्पाइनल कॉर्ड में लिम्फोसाइट का फॉर्मुलेशन कहाँ पे होता है? यहाँ पे आप भी इसके आंसर ऐड कीजिए। लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है कहाँ पर? बोन मैरो में। कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। क्लियर है? तो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ पे होगा? बोन मैरो में। और जो यदि हम बात करें लिम्फोसाइट से रिलेट करते हुए तो आपको लिम्फ नोड से क्वेश्चन आ सकते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम है, इसका मेन ऑर्गन आ सकता है। लिम्फेटिक सिस्टम का मेन ऑर्गन क्या है? स्प्लीन है, प्लीहा जिसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग मसल रिलैक्सेशन। क्या है? ड्यूरिंग द मसल रिलैक्सेशन द कवर्स द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। आपने एक्टिन मायोसिन पढ़े हैं, ये क्या है? एक प्रोटीन होते हैं मसल्स के लिए। तो यहाँ पर जो मसल रिलैक्सेशन के टाइम पर क्या है? द कवर्स द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। वो क्या है यहाँ पर? मायोसिन है, टाइटिन है, ट्रोपोनिन है या फिर ट्रोपोमायोसिन है? क्या हो गए? तो यहाँ पर जो बात की गई है वो क्या है? वो ट्रोपोमायोसिन। क्या है? ट्रोपोमायोसिन। इसका मेन काम क्या होता है ट्रोपोमायोसिन का? मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट होने से प्रिवेंट करना। क्या है? टू प्रिवेंट द मसल कॉन्ट्रैक्शन। जो एक्टिन और मायोसिन है, जो प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं मसल्स में, प्रोटीन, एक्टिन और मायोसिन, इनके बीच में एज अ बैरियर का काम कौन करता है? ट्रोपोमायोसिन। जो कि कॉन्ट्रैक्शन यदि मसल्स में आते हैं तो मसल्स कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करने का काम करेगा। यहाँ पे यही कहा है कि ड्यूरिंग द मसल रिलैक्सेशन द कवर्स द एक्टिव साइट ऑन एक्टिन। तो यहाँ पर एक्टिन और मायोसिन ये क्या है? दो प्रोटीन होते हैं मसल्स के। अब इन प्रोटीन के बीच में बैरियर का काम होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्शन क्या होंगे? प्रिवेंट होंगे। तो वो काम, एक बीच का बैरियर का काम कौन करेगा यहाँ पे? ट्रोपोमायोसिन। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? ट्रोपोमायोसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर Which of the following occurs when small defects in the muscle of the wall of the large intestine or colon allow small pockets or pouches to form? यहाँ पे क्या होगा? यदि जो आपकी जो मस्कुलर वॉल है लार्ज इंटेस्टाइन की, क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन की जो मस्कुलर वॉल होती है वहाँ पर कुछ डिफेक्ट होने के कारण जो कोलोन या लार्ज इंटेस्टाइन आपकी होगी, कोलोन कहते हैं जिसको, कुछ पॉकेट बन जाए या कुछ छोटे छोटे पाउच बन जाए तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? ऑप्शन में यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? हेपेटाइटिस सी, डायवर्टिकुलोसिस, पेप्टिक अल्सर डिसीज या फिर गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज, GERD। इसका दूसरा नाम भी आप याद रखें, क्या होता है? GERD। पेप्टिक अल्सर किसके कारण होता है? जब हमारी बॉडी में जो स्टमक है HCl का ओवर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दें। हेपेटाइटिस सी तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है। किसके कारण? ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कारण हो सकता है, निडल प्रिक होने के कारण हो सकता है, और भी रीज़न हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कहा है कि स्मॉल डिफेक्ट के कारण जो पाउच या सैक बनेंगे वो कहलाता है डायवर्टिकुलोसिस। क्या होगा? वो कहलाता है आपका डायवर्टिक। कोलोन के पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन, डिसेंडिंग अपेंडिक्स जो कि एक लास्ट का पार्ट होता है। कभी कभी इसमें परफोर इन्फेक्शन होगा जिसको हम अपेंडिसाइटिस कहते हैं। और यहाँ पर लास्ट में होता है सिग्मोइड कोलोन। अब यहाँ पर जो डायवर्टिकुलम का मतलब होगा क्या कि इस जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें कुछ रीजन्स के कारण वीक पॉइंट होंगे या फिर बार बार जिसको अल्सर्स की प्रॉब्लम होती है उनको ये होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो जो प्रॉब्लम डेवलप होगी, पाउच बनेंगे, जो पाउच बनेंगे वो क्या कहलाएंगे? डायवर्टिकुलाइसिस। क्या कहलाएंगे? डायवर्टिकुलाइसिस। और एक बनता है तो डायवर्टिकुलम, इसको डायवर्टिकुलर डिसीज ऑफ कोलोन के नाम से भी जाना जाएगा। कुछ यदि प्रेशर होगा या फिर छोटे छोटे पाउच टाइप के बनेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन का है। लेकिन यदि यही सेम एज इसी तरीके की प्रॉब्लम कि जो आर्टरी वॉल है वीक होती है, वल्ज हो जाए जाके, तो वो कहलाता है एन्यूरिज्म। क्या कहलाता है? एन्यूरिज्म। और जो डायवर्टिकुलोसिस का मेन रीज़न है अभी तक कुछ भी पता नहीं चला है।
इसका मेन रीज़न है कि जो लोग लंबे समय तक जंक फूड वगैरह खाएंगे या जिनकी डाइट में फाइबर्स नहीं होंगे उनको होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, या जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता हो लंबे समय तक उनको। लेकिन यहाँ पर अभी तक इसका एक एग्जैक्ट कोई पर्टिकुलर कॉज है जो अभी तक पता नहीं है। डायवर्टिकुलोसिस में लार्ज इंटेस्टाइन में पाउचिंग होगी और आर्टरी वॉल में यदि पाउचिंग होती है तो वो कहलाएगा एन्यूरिज्म। क्वेश्चन में यही है आपको कि स्मॉल डिफेक्ट इन द मसल ऑफ द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन और कोलन अलाउ स्मॉल पॉकेट और पाउचेस, इट्स फॉर्म द डायवर्टिकुलोसिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी सिस्टम इज प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के लिए मैनेज करने के लिए कौन सा सिस्टम है जो काम करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम एंड इंटेगुमेंट्री सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, या फिर एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस को मैनेज करने का काम कौन करेगा? जब आपको पता होगा कि होम्योस्टेसिस है क्या, तब आप आंसर दे पाएंगे। होम्योस्टेसिस पता होगा तब आपको आंसर देना है जो इजी रहेगा। तो होम्योस्टेसिस का मतलब क्या होगा, या फिर हीमोस्टेट भी आप इसको कह सकते हैं। क्या होगा, मान लीजिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है कौन रेगुलेट करता है? हाइपोथैलेमस रेगुलेट करेगा। तो यहाँ पर आपका नर्वस सिस्टम तो काम करेगा। अब एंडोक्राइन सिस्टम यहाँ पे किस तरीके से काम करेगा? हार्मोनल बैलेंस के थ्रू। किसके थ्रू? बैलेंस के थ्रू। या फिर यहाँ पे आपको हीमोस्टेसिस के लिए ये भी आप समझ सकते हैं कि एक प्रॉपर हमारी बॉडी को जिंदा रहने के लिए एक सामान्य तापमान की ज़रूरत होती है। तो वही यहाँ पर क्या है? होम्योस्टेसिस। तो ये होम्योस्टेसिस को मैनेज करने का काम हमारे शरीर का कौन सा सिस्टम करेगा? ये काम करेगा हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पर जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल सिस्टम है हमारे शरीर के बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट जो एक सही बैलेंस बॉडी में टेम्परेचर को लेके मैनेज करने का काम कौन करेगा? एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ मच टाइम डज अ हार्ट बीट लास्ट? एक हार्ट बीट का ड्यूरेशन कितना होता है? अबाउट 2 सेकेंड, अबाउट 0.8 सेकेंड, अबाउट 0.5 सेकेंड, या फिर अबाउट यहाँ पर 1.5 सेकेंड है। तो जो एक टाइम होता है किसके लिए? हार्ट बीट के लिए। मतलब कि यहाँ पर आप इसके लिए कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं, मोस्ट ऑफ दी लोग कार्डियक साइकिल के नाम से जानते हैं। तो ड्यूरेशन होता है अबाउट 0.8 सेकेंड का। कितना? 0.8 सेकेंड का यहाँ पे आपका क्या होता है? ड्यूरेशन होगा। कार्डियक साइकिल या फिर हार्ट बीट। तो एक हार्ट बीट का टाइम कितना होता है? 0.8 सेकेंड का। नेक्स्ट वन, विच इक्वेशन इज करेक्ट फॉर स्ट्रोक वॉल्यूम? स्ट्रोक वॉल्यूम के लिए करेक्ट इक्वेशन कौन सी है? SB इक्वल टू हार्ट रेट इंटू हार्ट रेट प्लस एंड स्टोलिक वॉल्यूम, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम EDV प्लस ESB, या फिर स्ट्रोक वॉल्यूम इक्वल टू EDV माइनस ESB, या फिर SB इक्वल टू HR माइनस ESB। क्या होगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर? तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। वो यहाँ पे कौन सा है? वो ऑप्शन नंबर C। क्या होगा? जो स्ट्रोक वॉल्यूम है, क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है। यहाँ पर क्या होगा? एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम माइनस एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। तो स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है? स्ट्रोक वॉल्यूम है जो यहाँ पर वॉल्यूम ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ईच सिस्टोलिक कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन। तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्शन होंगे यहाँ पर, तो वही जो इजेक्शन ब्लड हो रहा है वो यहाँ पे वॉल्यूम पूछी गई है। तो यदि हम बात करें, तो यदि नॉर्मल की हम बात करें बेस्ड ऑन हमारे हार्ट के साइज के या फिर एक हेल्दी पर्सन की, तो कितना होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम है जो एक हेल्दी पर्सन की कितनी हो सकती है?
तो एक हेल्दी पर्सन की स्ट्रोक वॉल्यूम हो सकती है 70 ml तक। कितना? 70 ml तक। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ नेफ्रॉन हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले। यहाँ पे शुरू में आपको 10 क्वेश्चन मैंने एनाटॉमी के भी इंक्लूड किए हैं। टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स हैव शॉर्ट लूप ऑफ हेनले दैट डू नॉट डिप फॉर बिहाइंड द कॉर्टेक्स। तो कौन से नेफ्रॉन है जिनके लूप क्या हैं? शॉर्ट है। शॉर्ट है लूप ऑफ हेनले से। दैट डू नॉट डिप फार बिहाइंड द कॉर्टेक्स। कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पेपिलरी नेफ्रॉन, मेडुलरी नेफ्रॉन या फिर जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, कौन से होंगे यहाँ पर? जो कि शॉर्ट लूप ऑफ हेनले हैं एक तरीके से। तो ये होंगे आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन। कौन से? कॉर्टिकल नेफ्रॉन। नेक्स्ट वन इज व्हाट डज द सीलियरी बॉडी इन द आई डू। तो हमारी आंखों में सीलियरी बॉडी है, इनका काम क्या है, क्या फंक्शन होगा? ऑप्शन में है फिल्टर आउट हार्मफुल यूवी रेडिएशन, रिप्लेस डैमेज रेटिना सेल्स, चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस द लाइट, डिटेक्ट लाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। कौन सा यहाँ पे आपका जो आँखों की सीलियरी बॉडी वाला पार्ट है, क्या काम करेगा ये? तो सीलियरी बॉडी हमारे आँखों में क्या काम करती हैं कि जो लेंस का शेप है, लाइट पे किस तरीके से फोकस करेगा, उसको मैनेज करने का काम करेंगे। कौन? सीलियरी बॉडी। तो यहाँ पर ये जो सीलियरी बॉडी का काम क्या होगा? चेंज द शेप ऑफ द लेंस टू फोकस द लाइट। नेक्स्ट इज विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल is characterized by low birth rate and low death rate resulting in a stabilized population। ये क्वेश्चन हम कई बार कर भी चुके हैं। ये वाला है जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल में कि कौन सी स्टेज है, कौन सी स्टेज है जहाँ पर लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हो। क्या हो? लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट हो। तो वो कौन सा जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल है, क्या है? डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे काम करेगा। स्टेज 1, 2, 3 या फिर 4th, 4 स्टेज होती हैं इसमें। कितनी? 4 स्टेज होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल की। हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, लेट एक्सपेंडिंग और लो स्टेशनरी। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो जो फर्स्ट स्टेज होती है, कौन सी? फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें हाई बर्थ रेट होगा और जो डेथ रेट है वो क्या होगा? फ्लक्चुएट होगा। जो फर्स्ट स्टेज होती है, हाई क्या होगा यहाँ पर? बर्थ रेट होगा, बट जो डेथ रेट है, क्या है? जो डेथ रेट है वो फ्लक्चुएट होगी, कभी कम कभी ज़्यादा। और जो दूसरी स्टेज होती है, दूसरी स्टेज जिसको हम कहेंगे डेथ रेट, क्या होती है यहाँ पे? डेथ रेट क्या होगी? डिक्लाइन होगी, मतलब कि लो होगी। डेथ रेट लो होगी और बर्थ रेट क्या होगी? हाई होगी। यहाँ पे मैं चारों स्टेज आपको लिख देती हूँ। तीसरी स्टेज में क्या होगा? बर्थ एंड डेथ दोनों क्या होंगे? लो होंगे और डिक्लाइन होंगे। अब चौथी स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर लो बर्थ रेट होगा। क्या होगा? लो डेथ रेट होगा, लेकिन बर्थ रेट फ्लक्चुएट होगा। लो डेथ रेट होगा, लेकिन बर्थ रेट क्या होगा? फ्लक्चुएट। तो यहाँ पर ये देखिए चारों स्टेज दे दी हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लो डेथ रेट और लो बर्थ रेट दोनों लो हैं। तो इस ट्रांजिशनल मॉडल के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर आपका सही होगा? किसमें आपका बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है? तो ये यहाँ पे होगा आपका कौन सी स्टेज में? तो ये है यहाँ पे आपका 4th में। और साथ में इंक्लूड की गई है स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन, साथ में पॉपुलेशन भी स्टेबल रहेगी। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपका मान लें कि स्टेज आपको लगे कि 2 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन स्टेबल नहीं हो रही है, ये पूरा नीचे का सेंटेंस है जो आपका कि
लो बर्थ रेट है, लो डेथ रेट है, लेकिन पॉपुलेशन स्टेबलाइज्ड हो रही है, तो ये आपका होगा स्टेज 4th में। किसमें? 4th में, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रहा है? फ्लक्चुएट हो रहा है। एक जो प्रॉपर पीक ऑफ टाइम है वहाँ तक नहीं जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बर्थ रेट क्या हो रही है? फ्लक्चुएट हो रही है लो डेथ रेट के साथ में। लेकिन यदि डेथ रेट और बर्थ रेट दोनों लो हैं, साथ में स्टेबलाइज्ड पॉपुलेशन नहीं है, तब आंसर आपका 2 होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन चाइल्ड पॉलिसी? तो वन चाइल्ड पॉलिसी किस देश में है? जापान में है, इंडिया में है, चाइना में है कि यूएसए में है? वन चाइल्ड पॉलिसी का मतलब कि एक ही बच्चा, एक ही बच्चा। तो हमारे भारत का तो पॉलिसी है हम दो हमारे दो, लोगों के यहाँ जनरली यही होता है, हम दो हमारे दो, 2 से ज़्यादा हो जाए तो कुछ कह नहीं सकते। अब यहाँ पर जो लो चाइल्ड पॉलिसी है, और यदि हम बात करें यूएसए में, तो वहाँ पर लोगों के, क्योंकि जनता कम है, तो वहाँ की गवर्नमेंट तो 1 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कहेगी। और वही सेम हाल कहाँ पर है? जापान में। तो यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? इंडिया या चाइना से। तो इंडिया में तो पॉलिसी है ही नहीं, ये पॉलिसी है कहाँ पे? चाइना में। वहाँ की बढ़ती हुई जनता को देखते हुए ये पॉलिसी है जो लाई गई थी। नेक्स्ट वन, व्हाट डज डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी कंसर्न्स विथ? तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल मॉडल पढ़ा भी थ्योरी है, क्या कंसर्निंग है? मतलब चिंता का विषय कौन सा होगा यहाँ पर? एक्सप्लेन द चेंज इन बर्थ एंड डेथ रेट, स्टडी माइग्रेशन पैटर्न, या फिर एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, प्रेडिक्ट फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ। तो जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी है, अकॉर्डिंग टू दैट, इसके हिसाब से जो अभी हमने मॉडल पढ़ा है, यहाँ पर भी जन्म मृत्यु से रिलेट करता हुआ है, तो यहाँ पर भी वही है कि ये क्या करती है? डेथ रेट और बर्थ रेट को एक्सप्लेन करने का काम करेगी। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशनल थ्योरी है, डेथ रेट और बर्थ रेट को एक्सप्लेन करने का काम करेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्टैटिस्टिकल डेटा क्लासिफिकेशन मेथड क्लासिफाइज डेटा बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा? तो इनमें से डिस्क्रिप्टिव कैरेक्टरिस्टिक को प्रेजेंट कौन सा स्टैटिस्टिकल डेटा करेगा? क्रोनोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्वालिटेटिव या फिर क्वांटिटेटिव? तो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव मैनर में पूछा है, काउंटिंग वे में नहीं पूछा है, ना ही एक ऑर्डर में पूछा है। तो जो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के थ्रू बताया जाएगा वो एक ही यहाँ पे होगा क्वालिटी बेस्ड डेटा, जिसको हम क्या कहते हैं? क्वालिटेटिव डेटा। जब भी काउंटिंग बेस्ड नंबरिंग बेस पे कहें तो क्वांटिटी मतलब नंबरिंग हो जाएगी, क्वालिटी मतलब किसी पर्सन के कैरेक्टर के ऊपर बात की जाए, इसको हमें फुली एक्सप्लेन करना है, तो वो क्वालिटी आप किसी की एक लाइन में तो बता नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट वन, इन अ health research, which of the following type of statistics is concerned with making prediction, inference or generalization about a population based on sample data? तो हेल्थ रिसर्च के हिसाब से कौन सा यहाँ पर डेटा है जो प्रेडिक्शन का मतलब भविष्यवाणी, जैसे आप नहीं कर देते कि मेरे एग्जाम में 100 में से 100 नंबर ही आएंगे, लेकिन जब आते हैं रिजल्ट, जब एक्चुअल पता चलता है, तो यहाँ पर वही है कि जो प्रेडिक्शन को लेके और जनरलाइजेशन इन्फ्लुएंसेस को लेके पॉपुलेशन बेस्ड डेटा है वो कौन सा है? ऑप्शन में है यहाँ पे आपको इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स, वाइटल स्टैटिक, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिक्स या फिर एपिडेमियोलॉजिकल स्टैटिक। बीमारियों से रिलेट करते हुए बात नहीं की गई है, तो यहाँ पर आपका जो एपिडेमियोलॉजिकल वो नहीं होगा। यहाँ पर प्रेडिक्ट किया गया है तो वो कहलाएगा आपका इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। क्या होगा? इन्फ्लुएंशियल स्टैटिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, हु इज़ द करेंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ इंडिया? तो ये तो कई बार एग्जाम में आपको आता है। ऑप्शन में मनसुख लाल मांडविया, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, श्री राजेश भूषण, श्री प्रसादी लाल मीना। कौन है? तो अभी जो 5 जून को इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, आफ्टर दैट है जो अभी मे बी जो न्यूज़ है, अकॉर्डिंग टू दैट 9 तारीख को जो मोदी जी हैं दोबारा से शपथ लेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर के तौर पे हमारे भारत के। तो यहाँ पे आपको हो सकता है कि मिनिस्ट्री में भी कुछ फेरबदल हो, तो लेकिन अभी की डेट तक तो कौन है? वो मनसुख लाल मांडविया।
डॉक्टर और मिस्टर श्री मनसुख लाल मांडविया। नेक्स्ट वन, डिसीज सर्वेलेंस इन्वॉल्व। तो सर्वेलेंस से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, मलेरिया सर्वेलेंस से पूछ सकते हैं या डायरेक्ट इस तरीके से पूछ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, सिस्टमिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा, एजुकेटिंग इंडिविजुअल्स अबाउट हेल्थी लाइफस्टाइल चॉइसेस, डेवलपिंग न्यू वैक्सीन एंड ट्रीटमेंट फॉर इमर्जिंग डिसीज, कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल टू एक्सेस द एफिकेसी ऑफ मेडिकेशन। तो डिसीज सर्वेलेंस को लेके यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया है। जो डिसीज सर्वेलेंस को लेके है, डिसीज सर्वेलेंस में किसी भी चीज़ का पूरा एक डेटा कलेक्ट करके पूरा उसका स्टडी की जाएगी। तो वो क्या होगा, वो होगा सिस्टमिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। क्या है, सिस्टमिक कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ द डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2022 व्हाट वाज द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ केयर इन 2021 और 22 में। तो 2022 में जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ था, अकॉर्डिंग टू दैट गवर्नमेंट ने, सरकार ने हेल्थ केयर में कितना जो जीडीपी का परसेंट लगाया था। तो ये यहाँ पे आपको ऑप्शन में 1.8%, 1.1%, 8% या फिर 20% ऑफ जीडीपी कितना लगाया था। सॉरी, यहाँ पे आपका 2.1 है, कितने परसेंट था, तो ये था 2.1% ऑफ जीडीपी। कितना, 2.1%। जो जीडीपी है हमारे इंडिया की, उसका 2.1% हेल्थ केयर सेक्टर के लिए रखा गया था। नेक्स्ट इज द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड और एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल इज अ ट्रेडिशनल मॉडल टू एक्सप्लेन हाउ इन्फेक्शियस डिसीज आर कॉज्ड एंड ट्रांसमिटेड। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट्स ऑफ द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायंगल एक्सेप्ट। देखिए कितना इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन लोगों ने बड़ी लाइनें पढ़ी कि घबरा जाएं। तो यहाँ पे आपको एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड जब भी आपके माइंड में आता है तो 3 चीज़ें होती हैं, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। क्या होता है, एजेंट, होस्ट, एनवायरनमेंट। लेकिन रेमेडी का यहाँ पर इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा। क्लियर है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ इलनेस। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन कौन सा होगा, मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल, मेमोग्राफी, पेप स्मीयर या फिर ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ एन इलनेस में क्या होगा आपका, कि कोई डिसीज़ हुई तो है नहीं लेकिन उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं, होने से रोक सकते हैं। तो मेमोग्राफी आप कब कराएंगे, सेकेंडरी में आएगा, आपको कुछ डाउटफुल लगेगा तब कराएंगे। पेप स्मीयर भी आपका सेकेंडरी में आएगा, ब्लड ग्लूकोज स्क्रीनिंग भी आएगी आपकी सेकेंडरी में, लेकिन प्राइमरी में आपका आएगा मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल। क्या होगा, मॉडरेशन ऑफ एल्कोहल। मतलब आप शराब को कंट्रोल करेंगे तो लिवर में होने वाली प्रॉब्लम से बच सकते हैं। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन को लेके सही पॉइंट यहाँ पे आपका क्या है, डू नॉट इंक्रीज इन ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, डू नॉट अचीव सर्वाइकल डायलिटेशन, बिगन एंड रिमेन इरेगुलर, फेल्ट फर्स्ट इन लोअर बैक एंड स्वीप अराउंड द एब्डोमेन इन अ वेव। ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना है। तो ट्रू लेबर कॉन्ट्रैक्शन है जो एज एन ड्यूरेशन, फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी इनकी क्या होगी, बढ़ेगी। डू नॉट की जगह यहाँ पे क्या होगा, डू मतलब बढ़ेगी यहाँ पे फ्रिक्वेंसी, ड्यूरेशन, इंटेंसिटी टाइम के साथ में। सर्वाइकल डायलिटेशन यहाँ पर होगा। तो ये तो किसका हो गए, फॉल्स लेबर के, किसके, फॉल्स लेबर के हो गए यहाँ पे आपका। दूसरे में जो सर्वाइकल डायलिटेशन होगा तो ये भी फॉल्स का हो गया। जो इरेगुलर की जगह क्या होते हैं, रेगुलर, तो ये भी फॉल्स लेबर पेन के हो गए आपके। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो सही में मतलब रियल में डिलीवरी होने वाली है तो लेबर पेन हमेशा लोअर बैक साइड से स्टार्ट होते हुए आगे की तरफ होंगे, हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होंगे, फ्रंट एब्डोमेन से स्टार्ट नहीं होते हैं ट्रू लेबर पेन। तो यहाँ पे यदि डिफरेंस की बात करें हम, समय के साथ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेंगे, इंटेंसिटी बढ़ेगी, ड्यूरेशन बढ़ेगा, सर्विक्स डायलेट होगी और ये रेगुलर होते जाएंगे। और जैसे जैसे सर्विक्स डायलेट होने को होगी उतना ज़्यादा लेबर कॉन्ट्रैक्शन आएंगे, पेन होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ट्रू लेबर पेन में आएंगे। लेकिन जब ड्यूरेशन नहीं बढ़ रहा है, फ्रिक्वेंसी नहीं बढ़ रही है, सर्विक्स डायलेट नहीं हो रही है, तब ये आएंगे आपके फॉल्स लेबर में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर,
What term describe the intermittent painful uterine contraction which are often referred to as false labor during pregnancy? तो यहाँ पर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी फॉल्स लेबर कौन से होंगे? मेंस्ट्रुएशन, ब्रैक्सन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, मेनोपॉज या फिर ओव्यूलेशन। यहाँ पर कहा गया है कि इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ये देखिए लाइन देखें आप पहले, इंटरमिटेंट पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो कि फॉल्स लेबर भी कहलाएंगे, और ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में पीरियड्स तो आएंगे नहीं तो ये आपका मेंस्ट्रुएशन होगा नहीं। मेनोपॉज, यहाँ पर एमनोरिया होगा, मेनोपॉज तो परमानेंट सजेशन होगा, एग रिलीज नहीं होगा प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जो सही पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, होगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जो कि फॉल्स लेबर पेन के एक तरीके से कहलाएंगे। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। इनहिबिट करने का मतलब सप्रेस करने वाले हार्मोन यहाँ पे इनमें से कौन से हैं प्रोलैक्टिन को? डोपामाइन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन या फिर CRH। कौन सा हार्मोन होगा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन? तो होगा यहाँ पर डोपामाइन। क्या होगा? डोपामाइन। आई होप आपको क्लास आज की अच्छी लग रही हो। क्वेश्चन नए हैं आपके लिए, कुछ क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में आए भी हुए हैं और इस तरीके के क्वेश्चन अब आपको डेली 7 जुलाई तक है जो करवाए जाएंगे। नंबरिंग यहाँ पे आपकी 1 2 3 4 करके है, जो जितने पर डे यदि 50 क्वेश्चन होते हैं तो वो उसके बाद 51 क्वेश्चन से स्टार्ट की जाएगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज द डिक्रीज डायस्टोलिक फ्लो इन अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर वेलोसिमेट्री इंडिकेट। तो जो डॉपलर स्कैनिंग होती है जनरली, क्या डॉपलर स्कैनिंग होती है जनरली 12 वीक की प्रेगनेंसी के बाद से लेके 18 वीक और 16 वीक तक के बीच में। तो यहाँ पे कहा गया है कि क्या होगा यदि जो डायस्टोलिक फ्लो है अम्बिलिकल आर्टरी में डॉपलर वेलोसिमेट्री के थ्रू देखने को मिलेगा, तो क्या होगा? नॉर्मल प्लेसेंटल फंक्शन है, इम्प्रूव्ड फेटल स्टेटस है, इंक्रीज्ड प्लेसेंटल वेस्कुलर रेसिस्टेंसी है या फिर डिक्रीज प्लेसेंटल वेस्कुलर रेसिस्टेंसी है। क्या है? यदि जो अम्बिलिकल आर्टरी में फ्लो हो रहा है, यदि उसका डायस्टोलिक फ्लो क्या है? कम है और ये देखने को आपको किस में मिलेगा? डॉपलर स्कैनिंग होती है उसमें। तो ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे आपका क्या कहलाएगा? इंक्रीज प्लेसेंटल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। क्या होगा? इंक्रीज प्लेसेंटल वेस्कुलर रेसिस्टेंस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द प्राइमरी मिसकंसेप्शन अमंग मदर्स रिगार्डिंग फीडिंग लिक्विड्स अदर देन मिल्क टू इन्फेंट। तो जो माँ होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग को लेके यहाँ पे कहा गया है कि जो मदर्स है रिगार्डिंग द फीडिंग लिक्विड्स अदर देन मिल्क टू इन्फेंट, मिल्क के अलावा बच्चों को लिक्विड देने में जो क्या एक मिसकंसेप्शन है, मतलब गलत धारणा है। इट हेल्प्स लेसन प्रॉब्लम्स लाइक कॉलिक एंड इन्फेंट गैस, इट बूस्ट इन्फेंट इम्यूनिटी अगेंस्ट इन्फेक्शन, इट प्रमोट्स बेटर स्लीप पैटर्न इन इन्फेंट्स, इट एड्स इन वेट लॉस फॉर द मदर। यहाँ पर जो भी मदर्स हैं क्या करेंगी, उनके अंदर जो एक तरीके से मिसकंसेप्शन को गलत धारणा कह सकते हैं कि उनके माइंड में रहती है कि दूध के अलावा उन बच्चों को यदि कुछ और देते हैं वो क्या हो सकता है, उनको हमेशा ये लगेगा कि जो मिल्क के अलावा यदि उनको कुछ और अदर देन मिल्क देंगे क्या होगा कि जो कोलिक है, मतलब इवनिंग टाइम में छोटे बच्चे होते हैं उनको कोलिक पेन होता है शाम के समय, कभी कभी दोपहर में किसी भी टाइम हो सकता है कोलिक पेन, क्योंकि वो एक नए इन्वायरमेंट में एडजस्ट होते हैं, गैस भी बनती है, इस कारण से भी बच्चे रोएंगे। तो यहाँ पर उनके मन में एक धारणा होती है कि दूध के अलावा यदि बच्चों को लिक्विड दिया, क्योंकि उनको लगता है दूध पिलाने से हो रहा है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। बच्चे जब न्यूबॉर्न बेबीज़ होंगे इन्फेंसी एज तक कोलिक पेन की समस्या होती है, जनरली 5 से 6 महीने की एज के बाद ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर उन मदर्स को यही लगेगा कि दूध की जगह यदि वो बच्चों को कुछ और लिक्विड देंगी तो हो सकता है कि उनको कोलिक पेन और गैस ना बने, लेकिन ऐसा होता नहीं है। 6 मंथ तक के बच्चों में ओनली ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग मैटरनल कंडीशन कैन पोटेंशियली लीड टू स्लो फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। कौन सी यहाँ पर
प्रेगनेंसी में कौन सी ऐसी कंडीशन होगी जिसके कारण फीटल की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी? रेगुलर प्रीनेटल विटामिन इंटेक, कंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर या फिर एडिक्वेट हाइड्रेशन। कौन सी कंडीशन यहाँ पे यदि डेवलप होती है तो बच्चा है जो गर्भ में जो बच्चा पल रहा है फीटस, उसकी ग्रोथ क्या होगी? स्लो होगी। यहाँ पे यही कहा गया है कि स्लो द फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। माँ को ऐसी मैटरनल मतलब मदर को ऐसी कौन सी कंडीशन डेवलप हो रही है? देखिए यहाँ पे साफ साफ कहा है कि माँ को कौन सी कंडीशन डेवलप होगी जिसके कारण बच्चे की ग्रोथ है जो स्लो हो सकती है। तो यहाँ पर यदि रेगुलर प्रीनेटल विटामिन्स और इंटेक लेंगे तो ये प्रॉब्लम होने के चांसेस कम होंगे। रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराते हैं तो डॉक्टर आपको चेक करेंगे, पता चलेगा यदि कुछ विटामिन्स की या कुछ और अदर कमी है तो वो ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। बीपी नॉर्मल होगा तो भी प्रॉब्लम डेवलप नहीं होगी। एडिक्वेट हाइड्रेशन ले रहे तो भी नहीं होगी। यहाँ पर जो कंडीशन डेवलप हो सकती है वो हो सकती है हाई बीपी के कारण। अब हाई बीपी को प्रेगनेंसी में यदि बीपी बढ़ता है तो इसको कहा जाता है एक्लेम्सिया। क्या कहा जाता है? एक्लेम्सिया और प्री एक्लेम्सिया। प्री एक्लेम्सिया एक्लेम्सिया के पहले की स्टेज है जिसमें क्या होंगे? जो फिट्स आते हैं, क्या होंगे? जो फिट्स आते हैं एक्लेम्टिक फिट्स, वो एक्लेम्सिया में आते हैं, प्री एक्लेम्सिया में नहीं आएंगे। बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने के साथ साथ ब्लड विजन होगा, हेडेक होगा, प्रोटीन यूरिया होगा। तो ये सब क्या है? लक्षण है। तो यहाँ पर यदि रेगुलर एंटीनेटल विजिट करी, प्रीनेटल विटामिन्स लिए, बीपी कंट्रोल में रहा, एडिक्वेट हाइड्रेशन रहा तो फीटल की ग्रोथ है जो स्लो नहीं होगी। लेकिन माँ को यदि हाई बीपी की समस्या है तो ये कंडीशन है जो बच्चे को भी अफेक्ट करेगी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज द हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स? इट इंश्योर्स नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल इन द मदर एंड द फीटस। तो यहाँ पर कौन सा हार्मोन है जो किडनी क्या करेंगी? किडनी को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा और साथ ही साथ जो हार्मोन है बनाएगी कौन? किडनी, जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल को माँ और बच्चे में भी हेल्प करेगा। कॉर्टिसोल, थायरॉक्सिन, इंसुलिन या फिर एरिथ्रोपोइटिन, कौन सा हार्मोन होगा ये? तो यहाँ पर जो हार्मोन कौन बना रहा है? प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। किडनी ने प्रोड्यूस किया ताकि आरबीसी का प्रोडक्शन बढ़ सके और जो नॉर्मल ऑक्सीजन को क्या है ज़रूरी है माँ और बच्चे के लिए, तो यहाँ पर होगा एरिथ्रोपोइटिन। क्या होगा? एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन। नेक्स्ट इज इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टिटनस इमीडिएटली आफ्टर द कन्फर्मेशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ टाइप ऑफ केयर। यदि प्रेगनेंसी में पता चल जाए कि क्या है, प्रेगनेंसी में यदि प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है एज सून एज पॉसिबल, तो आप क्या करते हैं? टिटनेस का इंजेक्शन लगाते हैं, टीटी इंजेक्शन लगता है आपको। तो ये कौन सी केयर में आ गया? एंटीनेटल, इंट्रानेटल, नेटल या फिर पोस्टनेटल केयर में? कौन सी केयर में आएगा? जैसे ही प्रेगनेंसी आपकी कंफर्म होती है, इमीडिएटली आफ्टर द कंफर्मेशन ऑफ द प्रेगनेंसी, और आप टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं, 1 महीने के गैप दे के लगता है। जनरली ये जब 3 वीक की प्रेगनेंसी हो जाती 3 मंथ की प्रेगनेंसी हो जाती है उसके बाद लगाया जाता है। तो ये कहलाता है एंटीनेटल केयर। एंटी मतलब जो प्रेगनेंसी में होने वाली केयर है वो। पोस्टनेटल मतलब होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद जो केयर होती है वो। इंट्रानेटल का मतलब होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी, जो लेबर रूम में जो आपको दर्द हो रहा है, जो केयर हो रही वो आएगी आपकी। एंटी का मतलब है यहाँ पर कंसीव करने के बाद से, क्या है? आफ्टर कंसीव करने के बाद से जो केयर होगी पूरा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी वो केयर कहलाती है एंटीनेटल केयर और प्रीनेटल केयर। नेक्स्ट इज विच वैक्सीन इज प्राइमरली गिवन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट द ट्यूबरक्लोसिस? बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। टीबी को प्रिवेंट करने के लिए एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है क्या? एमएमआर देंगे, डीपीटी देंगे, बीसीजी देंगे कि हेपेटाइटिस भी देंगे? तो हेपेटाइटिस तो दिया जाता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है यदि बच्चे का वजन 2 kg नहीं है। ये किसका क्राइटेरिया होता है? यदि बच्चे का वजन मोर देन 2 kg है तभी ये हम देते हैं कहाँ पर? इंट्रामस्कुलर देंगे,
वास्टस लैटरलिस मसल्स में, ये भी याद रखें आप। BCG दी जाती है इंट्राडर्मल एट द टाइम ऑफ बर्थ, यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ नहीं दे पाए तो 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं। DPT नावाडेज इसमें पेंटावेलेंट, जो पेंटावेलेंट वैक्सीन उसके तौर पे दी जाती है। ये भी IM दिया जाता है इंट्रामस्कुलर 6, 10 एंड 14 वीक्स की एज में, क्लियर है। MMR दिया जाता है आफ्टर 9 मंथ के बाद, मीजल मम्स रूबेला को प्रिवेंट करने के लिए। BCG दिया जाता है किसके लिए, TB को प्रिवेंट करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, BCG। नेक्स्ट इज इन्फेंट अंडरगोइंग कार्डियक सर्जरी रिक्वायर meticulous pre-operative assessment of their hemodynamic and thus dehydration must be avoided in patient hemodynamic means। तो यदि किसी इन्फेंट का मतलब है कि उम्र कितनी है, 1 साल से तो कम है, कार्डियक सर्जरी होनी है उसकी, क्या है यहाँ पर, उस बच्चे की यदि कार्डियक सर्जरी होने वाली है तो उसको जो हीमोडायनेमिक है उसको प्री ऑपरेटिव मतलब बिफोर सर्जरी जो हीमोडायनेमिक है उसको किस तरीके से चेक करेंगे आप, डायनामिक ऑफ ब्लड फ्लो, डायनामिक ऑफ नर्वस सिस्टम, डायनामिक ऑफ ब्रीदिंग या फिर डायनामिक ऑफ मसल मूवमेंट। मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा हीमोस्टेटिस, तो हीमोस्टेसिस के साथ साथ यहाँ पर हीमोडायनामिक की बात की गई है। कार्डियक सर्जरी होनी है, कार्डियक सर्जरी मतलब हार्ट से, हार्ट से मतलब कि ब्लड फ्लो से रिलेट करता हुआ। तो यहाँ पे आपको किस चीज़ के लिए मेज़र करना होगा, चेक करना होगा, डायनामिक्स ऑफ द ब्लड फ्लो। इस तरीके के पेशेंट में क्या है, मस्ट बी अवॉइडेड इन पेशेंट हीमोडायनेमिक। तो यहाँ पर हीमोडायनेमिक का मतलब क्या होगा, ब्लड फ्लो को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इन विच ईयर वॉज द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन इंडिया। तो भारत में पहले एक्सपेंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था EPI, बट आफ्टर दैट यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया। तो इम्यूनाइजेशन जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है कब आया, UIP, तो ये आया था 1985 में। इसकी मैंने आपको डायरेक्ट जो ईयर है इसलिए बताया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। इसके पहले था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, बट आफ्टर दैट चेंज होके क्या हुआ, 1985 में यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिले इंट्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फूड। कॉम्प्लीमेंट्री फूड का मतलब होता है वियनिंग। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फूड का मतलब होता है क्या, वियनिंग, वियनिंग या फिर कुछ नया है जो बच्चे को इंट्रोड्यूस करवाना। तो इसके लिए एज होती है जनरली कितना, आफ्टर 6 मंथ, क्या है, आफ्टर 6 मंथ इसकी एज होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि डिले, यदि कॉम्प्लीमेंट्री फूड आप डिले स्टार्ट करते हैं, डिले मतलब 6 महीने से और ज़्यादा हो जाए, 8 हो जाए, तो इसका असर क्या होगा, क्या परिणाम होंगे इसके कॉन्सिक्वेंस, इनहेंस्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू फूड या फिर रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ फूड एलर्जी। यदि आपने डिले किया, यदि बच्चे में आपने डिले इंट्रोड्यूस किया कॉम्प्लीमेंट्री फूड, तो बच्चे को जो मिल्क से, क्योंकि जो ब्रेस्ट मिल्क से ब्रेस्ट फीडिंग कराएंगी जो मदर्स, उसमें आयरन ना के बराबर होता है, होता ही नहीं है। और बच्चे को यदि आपने खाना पीना जो इंट्रोड्यूस करा रहे हैं वियनिंग में वो नहीं मिला तो आयरन की कमी तो बच्चे की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी ही होगी। यहाँ पर मेन पॉइंट यहाँ पे आपका वही होगा कि डिक्रीज्ड द, किसकी कमी होगी बच्चे में, आयरन की, और आयरन की कमी के कारण क्या होगा, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, यदि लेट वियनिंग कराते हैं तो। और इंक्रीज्ड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू फूड है तो और भी नहीं होगा, यदि बच्चे को डिले कराया तो डिक्रीज्ड होगा ये आपका। कॉग्निटिव डेवलपमेंट इनहेंस की जगह इनहेंस बिल्कुल भी नहीं होगा, यहाँ पे कमी होगा यदि बच्चे में न्यूट्रिएंट्स की कमी वगैरह रहेगी तो। नेक्स्ट वन, WHO एंड यूनिसेफ रिकमेंडेड द चिल्ड्रन इनिशिएट ब्रेस्ट फीडिंग विद इन द ऑफ बर्थ। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और WHO ने कहा है कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग आफ्टर बर्थ कितने टाइम के अंदर कराना है, फर्स्ट 10 मिनट, फर्स्ट आवर, 6 आवर या फिर 24 आवर। WHO और यूनिसेफ के अकॉर्डिंग बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग जो तुरंत स्टार्ट करनी है वो करनी है हमें विद इन 1 आवर और शुरू के पहले ही घंटे में। याद रखें इस तरीके के क्वेश्चन आजकल बहुत एग्जाम में आ रहे हैं। और यदि जो सिजेरियन डिलीवरी है तो उसमें आपका यदि नॉर्मल यहाँ पे 30 मिनट होता तो आप वो इंक्लूड कर सकते थे, लेकिन नहीं है।
और जनरली सिजेरियन सेक्शन में आफ्टर द 1 आवर के बाद है जो ब्रेस्ट फीड करा सकते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रिकमेंडेड पीरियड ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग बाय WHO। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होगा ओनली ब्रेस्ट मिल्क, इसके अलावा कुछ भी नहीं, इवन पानी भी नहीं, अदर देन ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कुछ भी नहीं। यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइम के लिए कहा गया है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, तो वो होता है जनरली 6 मंथ तक। कितना? 6 मंथ। आफ्टर द 6 मंथ है जो वीनिंग, आप मतलब कुछ खाना पीना इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द WHO रिकमेंडेड फॉर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, ये जो सेम क्वेश्चन है 2 बार आ गया है, क्वेश्चन सेम है और आंसर भी इसका सेम है। यहाँ पर ये देखिए, बस इसमें ऑप्शन बस को थोड़ा सा चेंज किया गया है। यहाँ पे था 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर, 8 मंथ, यहाँ पे 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ और 12 मंथ। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की जो टाइमलाइन है वो कितनी है? 6 मंथ है। नेक्स्ट वन, द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम दैट क्लीन अप द डैमेज सेल्स इज कॉल्ड। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जो क्वेश्चन नंबर 37 से होगा वो नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कहा गया है कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम का जो डैमेज सेल्स को क्लीन अप करने वाला सिस्टम है वो कौन सा है? द इम्यून सिस्टम दैट क्लीन अप द डैमेज सेल्स, और इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, कॉम्प्लीमेंट या फिर सेल बेस्ड इम्यून सिस्टम। इसका आंसर आप लोग है जो कमेंट बॉक्स में देंगे और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो जो भी लोग इस क्लास में जुड़े हुए हैं, मैं बता दूं कि अब आपको इसी तरीके की डेली एक क्लास होगी जो कि 40 मिनट या 1 आवर की होगी, और 10 जून से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी जो कि 9 o'clock से लेके आपकी 10:30 तक चलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय, टेक केयर।